नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण और प्रकार के बाद अब हम नगरीय अधिवासों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। देखिए कि नगर जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है और वहाँ पर जो है बहुत अधिक समस्याएं होती है, तो कुछ समस्याओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि नगरों के अंदर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होता है और नगरों का आकार बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि नगरों के अंदर मशीनीकरण बहुत अधिक होता है और उद्योग धंधे भी बहुत अधिक होते हैं। इसके अलावा शिक्षा की सुविधाएं भी होती है। तो इन सब के कारण गांव के अंदर जो युवा पीढ़ी है वो शहरों की ओर आकर्षित होती है अपनी बेरोजगारी के कारण, जिसके कारण शहरों के अंदर जनसंख्या बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ जो रहने के आवास बहुत ही कमी होती है शहरों के अंदर, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व शहरों के अंदर बढ़ता जाता है। बहुत ही छोटे छोटे घरों के अंदर, कमरों के अंदर लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत ही अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ होती है और लोग जो है वो इन सभी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी शहरों के अंदर आते हैं और वहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व शहरों का बढ़ जाता है। दूसरी है कि गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व में वृद्धि, और तीसरी होती है आवासीय भवनों की कमी, जिसके कारण क्या होता है कि शहरों के अंदर गंदी बस्तियां बनने लगती है और औद्योगिक और व्यापारिक जो महानगर है वहाँ पर छोटे छोटे कमरों के अंदर पूरा का पूरा परिवार रहता है। आप देखिए, मतलब 10 बाय 10 का कमरा है तो उसके अंदर मान लो 5-7 लोग जो है वो रहते हैं। तो ये गंदी बस्तियां बनती है। वहाँ पर ना तो जो शौचालय की सुविधाएं होती है, ना ही पानी के निकासी की सुविधाएं होती है। तो ये गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव शहरों के अंदर होने लगता है, जिसमें ना तो पानी की सुविधाएं, ना प्रकाश की सुविधाएं, और सब कुछ जो है वो मतलब एक बिल्कुल गंदा वातावरण होता है वहाँ पर। तो गंदी बस्तियाँ शहरों के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण। शहरों के अंदर उद्योग धंधे भी होते हैं और वहाँ पर वाहनों की रेलम पेल होती है। तो ये जो वाहन है या उद्योग धंधे है जो धुआं छोड़ते हैं, इसकी वजह से वातावरण प्रदूषित होने लगता है। हवा भी वहाँ पर स्वच्छ नहीं रह पाती है और जिससे कि लोगों को तरह तरह की श्वसन संबंधी बीमारियाँ और जो है वो मानसिक बीमारियाँ और त्वचा संबंधी बीमारियाँ, ये सभी शहरों के अंदर लोगों को होने लगती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद होता है उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, कि दैनिक उपभोग की जो भी वस्तुएं हैं जैसे दूध है, घी है, फल सब्जियां हैं, ये सभी शहरों के अंदर कहाँ से आता है? ये आता है अपने गांव से। जब गांव से जब आता है तो उस गांव से शहरों के अंदर लाने में परिवहन लागत भी लगती है, जिसके कारण उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो शहरों के अंदर ये उपभोक्ता वस्तुएं हैं जैसे दूध, दही, घी, ये सभी बहुत ही महंगे भाव में मिलती है। तो शहरों के अंदर चीज़ें भी बहुत ही महंगी होती है। और फिर होता है खाद्य पदार्थों में मिलावट, कि व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं और मिलावटी सामग्री के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तरह तरह की बीमारियां होती है। तो खाद्य पदार्थों मिलावट भी शहरों के अंदर एक बड़ी समस्या है। उसके बाद है अपराधों का बढ़ता स्तर। शहरों के अंदर एक तो बेरोजगारी होती है, लोग जब गाँव से रोजगार तलाश में आते फिर भी उनको जो है अपने सही तरीके से रोजगार नहीं मिल पाते हैं, और युवा जो है वो कम समय में धनवान होना चाहते हैं। तो फलस्वरूप क्या होता है, लोग चोरी चकारी में, जेब कतरे, वहाँ पर समाज कंटक लोग, और जो है वो तरह तरह के अपराध
शहरों के अंदर बढ़ने लगते हैं, चोरियाँ बढ़ने लगती है। इसके अलावा जो है और हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, ये सभी अपराध शहरों के अंदर होने लगते हैं। और एक चीज़ और है कि गाँव से जो पलायन करके जो है वो मुख्य रूप से पुरुष वर्ग आता है। पुरुष वर्ग जब शहरों के अंदर आएगा तो शहरों के अंदर, नगरों के अंदर जनसंख्या घनत्व अपने लिंगानुपात है वो भी बहुत ही गड़बड़ा जाता है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक हो जाती है, तो और भी बहुत सारे अपराध शहरों के अंदर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जो है वो तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग की भावना लोगों के अंदर, शहरों के अंदर बहुत होती है। तीव्र सामाजिक और आर्थिक विषमता, जिसे मैंने पहले भी बताया था कि एक तरफ तो हम शहरों के अंदर देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है लोगों के रहने के लिए होती है, और दूसरी तरफ हज़ारों लाखों लोग जो सड़कों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। और फिर जो है वो ये इस तरह से जो है वो सामाजिक और आर्थिक विषमता शहरों के अंदर बहुत अधिक होती है। फिर सामाजिक असहयोग की भावना, लोग सहयोग की भावना शहरों के अंदर नहीं होती है लोगों के अंदर। गांव के अंदर जितनी सहयोग, सामाजिक सहयोग होता है उतना शहरों के अंदर नहीं पाया जाता है। और फिर है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी, जिसमें हम देखते हैं कि नगरों के अंदर जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रदूषण बढ़ने के कारण नागरिक जो है वो रोगग्रस्त हो जाते हैं, और इसके कारण जब बीमारियां होती है तो अस्पताल की तरफ भागते हैं। तो हालांकि शहरों के अंदर गहन चिकित्सा सुविधाएं होती है, लेकिन ये सभी सुविधाएं जनसंख्या के अनुपात में नहीं होती है। जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही कम होती है, जिसके कारण लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है। और जब लोग निजी अस्पतालों की तरफ भागते हैं तो वहाँ पर बहुत ही महंगा इलाज होता है। तो ये हर एक जनता की पहुँच में ये महंगा इलाज जो निजी चिकित्सालयों का उनकी पहुँच में नहीं हो पाता है, तो और समय पर लोगों को पूरी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और तो ये जो है वो स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं की कमी भी शहरों के अंदर होती है। तो ये देखिए आप नगरीय आदिवासियों की समस्याएं। अब इसके बाद हम नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बात करेंगे। इस पाठ का आखिरी टॉपिक देखिए, नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या एवं समाधान। देखिए, नगरीय कच्ची बस्तियां जो होती है वो किसी भी रेलवे लाइन के किनारे या सड़क के किनारे और नालों आदि के किनारे जो अविकसित और अभावग्रस्त ये स्थायी अस्थायी रूप से बने हुए कुछ आवास होते हैं, जिसमें लोग अपनी झोपड़पट्टी बना लेते हैं, जिसकी जो है वो जहाँ पर सड़कें भी 2 से 4 फुट चौड़ी होती है और बिल्कुल भीड़ भाड़ जैसे वातावरण के अंदर ये लोग यहाँ पर रहते हैं। तो रेलवे लाइन या सड़क के किनारे या नालों के किनारे जो कच्ची बस्तियाँ, झोपड़पट्टियाँ विकसित हो जाती है वो नगरों की कच्ची बस्तियाँ कहलाती है, जिसके अंदर बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर मानव निवास करता है। बहुत सी मजबूरियाँ होती है जिनके कारण उनको इस तरह के हालात के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, जिसकी समस्याएं देखिए यहाँ पर। वहाँ पर जो है वो अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों के निर्माण लोग कर लेते हैं। ना तो वहाँ पर प्रकाश की सही सुविधा होती है, ना ही शुद्ध वायु उनको मिल पाती है, ना ही वहाँ पर सड़कें होती है, और ना ही वहाँ पर पीने के लिए शुद्ध पेयजल होता है। तो इन सभी अस्वास्थ्यकर और अभावग्रस्त वातावरण के अंदर जब आवास का निर्माण मनुष्य कर लेता है तो वहाँ पर देखिए बहुत ही अत्यधिक भीड़भाड़ होती है। बिल्कुल छोटे छोटे कमरे, 2 से 4 फुट जो है वो चौड़ी सड़कें होती है, ना तो वहाँ पर निकलने की सुविधाएं होती है, यहाँ तक कि साइकिल भी मुश्किल से निकल पाती है। अगर सामने से एक व्यक्ति आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति को घूमकर जो है वो वापस जाना पड़ सकता है। इस तरह से आपने कभी अनुभव हुआ हो आपको बड़े शहरों के अंदर कच्ची बस्तियों में जाने का, तो हम सोच भी नहीं सकते इतनी जो है वो कठिन परिस्थितियाँ वहाँ पर होती है।
तो अत्यधिक भीड़भाड़ होती है वहाँ पर, जिसमें अगर एक बीमारी अगर कोई फैल जाए तो पूरी की पूरी उस बस्ती के अंदर संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा कच्चे मकानों में आग लग जाने का खतरा, वहाँ पर जो भी ये लोग मकान बनाते हैं तो पक्के आवास तो होते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही घास फूस से या जो है वो कोई तिरपाल वगैरह डालकर प्लास्टिक का इस तरह से वो अपने आवास का निर्माण जैसे तैसे कर लेते हैं, और तो वहाँ पर जो है वो आग लग जाने का खतरा होता है। देखिए ये लोग यहाँ पर जब रहते हैं तो सुबह अपने जल्दी उठकर जो है वो अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर ये लोग काम पर चले जाते हैं और रात को सिर्फ रात गुजारने के लिए इस तरह के आवासों के अंदर आते हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो तिरपाल से बने हुए या घास फूस से या जो है वो ऐसे ही टीन की चद्दरों से बने हुए मकान होते हैं, तो वहाँ पर आग लग जाने का बहुत ही अधिक खतरा होता है। इसके बाद शौचालयों का अभाव, सार्वजनिक शौचालय अगर सरकार मान लीजिए बनवा भी देती है वहाँ पर, तो एक एक टॉयलेट सीट को जो है वो मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग उसको शेयर करते हैं। एक एक टॉयलेट सीट पर 100-100, 200-200 व्यक्ति उस एक दिन के अंदर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर शौचालयों का अभाव होता है इन कच्ची बस्तियों के अंदर। और शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव भी होता है, बच्चे जो है वो ऐसे ही आवारा घूमते रहते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते, तो शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव होता है। फिर जब वहाँ पर इस तरह से इतनी सघन जनसंख्या होती है तो लोग जो है वो अपनी जैसे तैसे गुजारा करने के लिए कम से कम मजदूरी में भी बड़े जोखिमपूर्ण कार्य कर लेते हैं। अगर जोखिमपूर्ण कार्य होगा तो भाई कम से कम मजदूरी के अंदर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनका जीवन बहुत ही असुरक्षित रहता है हर वक्त। उसके बाद कुपोषण, सही से भोजन सामग्री उनको नहीं मिल पाती है, ना तो उनकी जो है वो आमदनी इतनी होती है और ना ही वहाँ पर इस तरह के जो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल पाते हैं, तो लोगों के अंदर कुपोषण भी हो जाता है। दूसरा कि इन कच्ची बस्तियों के अंदर जो भी लोग रहते हैं तो जो दूसरे लोग हैं उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं, तो उन लोगों की सामाजिक हैसियत भी बहुत ही कम होती है, समाज में उनको नीची दृष्टि से देखा जाता है। और आखिर में कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की समस्या होती है, बिल्कुल छोटी छोटी गलियां होती है जिनके अंदर अपराध पनपते रहते हैं, लोग नशा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो चरस, कोकीन और हेरोइन इस तरह के नशे के अंदर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जिसके कारण क्या होता है, नशे की प्रवृत्ति जब लोग के अंदर लग जाती है तो उसको पूरा करना ही पड़ता है, और फिर व्यक्ति चोरी, डकैती, लूटपाट इन सब के अंदर शामिल हो जाता है, जिससे वहाँ की कानून व्यवस्था भी जो है वो बिगड़ जाती है इन कच्ची बस्तियों की। तो ये नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या हैं। अब देखिए इनके समाधान क्या किया, आखिर किस तरह से जो है वो इन सभी समस्याओं से निपटा जा सकता है, ये अगले टॉपिक में हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये कच्ची बस्तियों की जो समस्या है उनका किस तरह से समाधान किया जा सकता है। इसमें पहली समस्या थी कि यहाँ पर लोगों को मतलब घर जो है वो आवास नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, छोटे छोटे आवास होते हैं। तो यहाँ पर कि समस्या समाधान के लिए है कि सरकार द्वारा निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध करवाना चाहिए। कि मान लीजिए कोई कहीं बड़ी झोपड़पट्टी है, बहुत सारे वहाँ पर आवास है, तो वहाँ पर किसी भी बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा सकता है, और बहुमंजिला इमारत में लोगों को फिर अलग अलग फ्लैट दिए जा सकते हैं, जिससे वहाँ पर वायु की और प्रकाश की जो भी समस्याएं जो होती थी कच्ची बस्ती में, तो वहाँ पर जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं वहाँ पर लोगों को शुद्ध वायु और प्रकाश भी मिल पाता है। तो इस तरह से जो निर्माण इस तरह के आवास कोटा और अहमदाबाद में विकसित किए गए हैं। जहाँ पर भी कोई बड़ी कच्ची बस्ती है तो वहाँ पर उस पूरी बस्ती कच्ची बस्ती को हटाकर कोई भी बड़ी बिल्डिंग बहुमंजिला निर्माण करके वहाँ पर लोगों को फ्लैट अलग अलग दे दिए जाते हैं। उसके बाद होता है नल या टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। वहाँ पर पाइपलाइन भी डालनी चाहिए पानी की, और अगर पाइपलाइन डालने की सुविधा नहीं हो तो वहाँ पर टैंकरों द्वारा भी जल उपलब्ध करवाया जा सकता है, जो कि कम दरों पर हो या बिल्कुल निःशुल्क हो। क्योंकि देखिए जहाँ पर ये पेयजल की समस्या होती है तो वहाँ पर पानी माफिया पनप जाते हैं, जो कि अपनी मनचाही कीमतों पर पानी के टैंकर लोगों को
उपलब्ध करवाते हैं, कीमतें बहुत अधिक वसूलते हैं। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर पेयजल के लिए या तो पाइपलाइन डलवाए या फिर अपनी तरफ से जो पानी के टैंकर भेजे, जिससे कि लोगों को पेयजल मिल सके। फिर है रोज़गार उपलब्ध करवाना। जिस तरह से गाँव के अंदर नरेगा योजना चलती है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी पर लोगों को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोज़गार उपलब्ध करवाया जाता है, उसी तरह से इस तरह की योजना कुछ शहरों के अंदर भी होनी चाहिए। तो लोग जो है वो अपना जो साल भर की जो कमाई है वो कर सके इन कुछ निश्चित दिनों के अंदर। फिर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना। चिकित्सा सुविधाओं की जब कमी होती है शहरों के अंदर, तो हर एक मोहल्ले के अंदर कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दे, जिससे कि वहाँ पर लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल जाए, अपना इलाज करवा सकते हैं छोटी मोटी बीमारियों का। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। शहरों के अंदर जनसंख्या बढ़ने का, जनसंख्या घनत्व बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब वहाँ पर रोजगार के अवसर शहरों के अंदर होते हैं, तो जो गाँव के अंदर बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा, वो शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और फलस्वरूप शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है और कच्ची बस्तियों का विकास भी होने लगता है वहाँ पर। तो गाँव के अंदर अगर रोजगार के अवसर होंगे तो लोग शहरों की ओर नहीं आएंगे। तो अगर गाँव के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए सरकार, तो शहरों की जो ये समस्या ये समाप्त हो सकती है शहरों के अंदर। फिर है चौड़ी सड़कों का निर्माण। कच्ची बस्तियों के अंदर 2-2, 4-4 फुट चौड़ी सड़कें होती है, तो यहाँ पर चौड़ी सड़कों का निर्माण करवा कर भी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। फिर अगर वहाँ पर बाग बगीचों का निर्माण भी हो, अगर वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध हो, तो ताकि लोग सुबह जो घूमने फिरने के लिए फिर से वहाँ पर आ सके और वहाँ पर जो है वो लोगों को शुद्ध हवा मिल सके और स्वास्थ्यकर वातावरण का निर्माण हो सके। फिर है परिवार कल्याण कार्यक्रम पर जोर देना, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रहे वहाँ पर। और फिर है कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखना। जो भी कारण है कानून व्यवस्था बिगड़ने के, नशा प्रवृत्ति है, चोरी डकैती है, इन सब पर जो है वो नज़र रखी जाए और कानून व्यवस्था बनाई जाए, तो ये कच्ची बस्तियों की जो समस्या है उनका समाधान हो सकता है। ये इस पार्ट का आखिरी टॉपिक था। धारावी कच्ची बस्ती की केस स्टडी है वो 2020-21 की परीक्षा के हिसाब से अभी डिलीट की गई है। तो ये इस तरह से ये इस पार्ट का आखिरी टॉपिक हुआ। आप लोग अपनी बुक से एक बार इस चैप्टर को एक बार और कंसल्ट कर लीजिए। कुछ कमी रह गई हो तो आप बुक से पूरी कर लीजिए, और जो भी इसके बाद अभ्यासार्थ प्रश्न दिए हुए हैं वो पूरे कीजिए और होमवर्क करते रहिए, चेक करवाते रहिए। और परीक्षा चूँकि होगी इस बार आपकी, तो अलर्ट रहिए बिल्कुल। ये दिमाग मत रखिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा और हमें जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।